नमस्कार, स्वागत है आपका होराइजन इन दावेदार पे। दावेदार हमारा एक ऐसा शो है जिस शो में हम आपको रूबरू कराते हैं ऐसे लोगों से जिन्होंने अपनी उम्र भर जन सेवा की है। सेवा मतलब सेवा की है, कभी भी लेह लालसा नहीं रखी कि उन्हें टिकट मिल जाए या वो एमएलए बन जाए या पार्षद बन जाए या कोई भी जिम्मेदार पद संभालें। उन्होंने जीवन भर पार्षद बनाए हैं। ऐसी जाजम बिछाने वालों का मंच है दावेदार। आज ऐसा ही एक कर्मठ चेहरा हमारे साथ वार्ड 23 से है, राजेश कुमार बोयत। राजेश कुमार बोयत वर्षों से कांग्रेस के जमीनी कार्यकर्ता रहे हैं और आज हमारे बीच हैं। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर नमस्ते। आप राजेश जी, हमारे यहाँ एक परंपरा है कि हम जिस किसी को भी यहाँ इनवाइट करते हैं उन्हें सबसे पहले ये मौका देते हैं कि अपने लोगों से आप मानिए जनता से मिलवाते हैं। आप अपना परिचय दीजिए और बताइए लोगों को अपने बारे में। सर नमस्ते। पहले तो सर्वप्रथम मैं राजस्थान सरकार की गाइडलाइन कोरोना के विषय में आप सबको आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि राजस्थान सरकार द्वारा जितनी भी प्रक्रिया कांग्रेस सरकार के द्वारा गाइडलाइन की जो प्रक्रिया दी जा रही है, मास्क लगा के रखिए, सैनिटाइजर करिए, बार बार हाथ धोइए, इस प्रक्रिया के तहत में राजस्थान सरकार ने कोरोना पर काबू पाया और आज हम उसकी देने के साफ स्वस्थ और सुरक्षित हैं। सेकंड में आपको आने वाले समय में दीपावली की, भाई दूज की, छोटी दीपावली की, धनतेरस की सभी प्रदेशवासियों को, वार्डवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। तीसरा, मैं आपके चैनल को बहुत बहुत साधुवाद और आभार और आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारे सन 1994 को इस सोशल मीडिया और चैनल के माध्यम से आप हमें लाए। मैं आपका साधुवाद करता हूं कि इतने बड़े नेताओं के बीच में छोटे से कार्यकर्ताओं का आना, मंच देना, जाजम देना, कुर्सी देना, आदर और मान और सम्मान देना, इसके लिए मैं आपका बहुत ऋणी हूँ, आभारी हूँ और आपको धन्यवाद देता हूँ। मेरे जैसे हजारों कार्यकर्ता इस अजमेर शहर में बैठे हैं, वो कुछ करना चाहते हैं, उनके अंदर में करने का जज्बा है और वो आपके माध्यम से जब आप लाएंगे और चुनावी प्रक्रिया और मेला जब चालू होगा तो ये आपका प्लेटफॉर्म उस व्यक्ति को आगे बढ़ाएगा। इसलिए मैं आपको तहे दिल से राजेश कुमार बोयत की तरफ और प्रणाम के साथ नमस्कार करता हूँ। राजेश जी, आप कितने साल से राजनीतिक क्षेत्र में या संगठनों में जुड़े हैं? आप कितने साल से काम कर रहे हैं सामाजिक तौर पर? सर मैं सन 1994 या 95, अगर बैक चला जाए तो 25 कर नहीं सकते हैं, पर 94-95 से मैं अच्छा, और एक्टिविटी में इतने समय से जुड़ा कि मैं एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता के रूप में काम करा। हमने ये कह सकते हैं कि सन 2020 चल रहा है तो इस 25 सालों में 5 तो हमने पार्षद बना के भेजे। 5 पार्षद बनाए आपने? 25 सालों में अगर 5 साल का कार्यकाल होता तो 5 पार्षद करीब हो जाते हैं। दूसरी बात, इसी बीच में अगर 5 साल का विधानसभा का आता है तो 5 बार हमने कार्यकर्ता बन के करके जिताया। पर दुर्भाग्य हमारा है कि इतने समय में बीजेपी के ही विधायक बने, हमारे कांग्रेस के नहीं बन पाए। जैसे साफ तौर पे देखिए 20 साल ये हो गए कि हमारे विधायक नहीं है। आपको क्या लगता है इसका कारण क्या? आप पुराने कांग्रेस की जड़ों से जुड़े आदमी हो, आप भी बता रहे हो, तो आपको क्या लगता है कांग्रेस में मतलब जमीनी तौर पे कोई कमी आ गई है या नेताओं के फैसलों में कोई कमी है? क्या आपको लगता है? एक्सपीरियंस वाइज पूछ रहा हूँ आपसे। सर कमी तो कुछ नहीं है, हम कमी नहीं कह सकते। हम ये कह सकते हैं कि कोई माइकलाल हमें पैदा नहीं हुआ जो कांग्रेस को हराते हैं, पर हमारी हो सकता है कोई बड़ी लीडरशिप की कहीं नीतियाँ या कार्यकर्ताओं का सही तरीके से मिलान या कुछ शहर के अंदर में जो लीडरशिप कर रहे हैं उनका कोई आपसी सामंजस्य या मिलान में कहीं कमी, उस कमी के कारण ये हमारी स्थिति बन जाती है और कहीं ना कहीं हम बना नहीं पा रहे। हमारा ही दुर्भाग्य मानते हैं, क्योंकि ये तो आप जानते हैं सर कि राजनीति के अंदर में कहीं ना कहीं छोटा सा भी छोटा दोषपूर्ण दोष इंसान को माइनस कर देते हैं। तो हम ये समझ सकते हैं कि हमारी गलतियों का आपको क्या लग रहा है कि जो फासला है आला नेताओं में और जमीनी लोगों में, वो फासला बहुत ज्यादा है? मैं सर इस बात के लिए आज ये कहना चाहूँगा कि फासला तो था, ये बहुत समय पहले था, पर हमारे आदरणीय माननीय भाई साहब विजय जैन जी, जो निवर्तमान शहर कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट में, और माननीय हमारे भाई साहब हेमंत भाटी जी, इनका प्रेम और स्नेह
और माननीय आदरणीय हमारे श्रीमान विजय जैन जी भाई साहब के शहर अध्यक्ष बनने के बाद, उन्होंने 2 बार चुनाव एमएलए लड़ने के बाद उन्होंने हमें एक तो गले लगाया, करीबता लाए, छोटे कार्यकर्ता और बड़े कार्यकर्ता का गरिमा जो होता है ना, डिस्टेंस उसको कम करा, और इन्होंने साथ में लाए एक छोटे भाई का सम्मान दिया। इसी बीच में वो सम्मान 2 साल हेमंत भाटी जी बनने के बाद, फिर विजय जैन जी अध्यक्ष बनने के बाद, पहले ये होता था, जहाँ तक भी सभी करीब करीब जुड़े हैं कांग्रेस से या किसी भी लीडरशिप से जुड़े होते हैं, तो अध्यक्ष और छोटे कार्यकर्ता का एक डिस्टेंस होता है। मैं पर विजय जैन जी का ये धन्यवाद दूंगा कि आज उनकी हमें सीधी कैबिनेट जाने में कोई रोक टोक नहीं आती, वो बराबर बैठाते हैं, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े कार्यकर्ताओं को साथ लेके चलते हैं। और 4 साल में उन्होंने कांग्रेस में इतने सारे अच्छे सराहनीय काम करे, जो किशन मोटवाणी के बाद ये दूसरे अध्यक्ष हैं जिनके काम सराहे जाते हैं। और इसके अंदर में पायलट साहब ने भी चुनाव लड़ाया और बड़ी बड़ी लीडरशिप ने यहाँ के चुनाव लड़ा, और बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम करें जिससे कांग्रेस बड़ी स्थायी रूप से मजबूती के तौर पर खड़ी। अब आपके वार्ड के बारे में बात करें, आपको क्या लगता है वार्ड 23 में प्रमुख समस्या क्या है? क्षेत्र कौन सा आ रहा है अभी, और प्रमुख समस्या क्या है? जो मतलब पार्षद कौन है अभी आपके वार्ड से? सर प्रेजेंट में तो ये वार्ड 17 है। इस 17 के 2 भाग कर दिए, जिसको 22 और 23 कर दिए। वर्तमान में यहाँ के पार्षद सुनील कैन जी हैं, पर ये वार्ड 19 का आधा हिस्सा इसके अंदर आता था। मतलब 19 और 17 का एक एरिया मिला के इसको वार्ड 23 बना दिया है। अब इसमें आधा पार्षद तो भवानी सिंह जेदिया जो बीजेपी के पार्षद थे, और आधे सुनील कैन जी के पार्षद, तो ये 2 वार्ड मिलके अब एक बना है। तो अब इसके अंदर में क्या है कि जहाँ सांसी बस्ती का जिक्र आता है, फरीदाबाद का जिक्र आता है, तो यह सारा एससी वर्ग है, लोकलिटीज लोग रहते हैं, और आप समझ सकते हैं कि वहाँ के हालत और स्थिति क्या होगी। हम किसी भी पार्टी के पार्षद को दोष नहीं देते हैं, पर होता क्या है कि सर 70 साल से हर सरकार के पार्षद बन के आए, सब कुछ आए, पर विकास जिसको हम कहना चाहिए ना, बड़े बड़े सारे लीडरों ने करा, पार्षदों ने भी करा, हम किसी को दोष नहीं देंगे कि काम करने में कमी नहीं रोकेगी, पर जो होना चाहिए ना अभी तक, वहाँ कहीं ना कहीं उनके द्वारा कमी रहेगी। तो मेरा एक यही थीम है कि मेरा सपना है कि मैं वार्ड को पहले तो परिवार बनाऊं, इस दूरी को मिटाऊं, जो पार्षद बनने के बाद कार्यकर्ता से वो वीआईपी बन जाएगा। तो मेरे वार्ड के अंदर में सर्वप्रथम तो जो मैं शुरुआत करूंगा कि वहाँ बैकवर्ड एरिया नहीं है, वो ग्रामीण एरिया नहीं लगे कि आमजन को लाइट चाहिए, नाली चाहिए, सड़क की मरम्मत चाहिए, उसको लगे मैं शहर में रहता हूँ, मैं शहरीकरण में रहता हूँ, मुझे आमजन की सारी सुविधा मिलती है, उसको लगना चाहिए कि मैं अजमेर शहर में रहता हूँ, जो स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट में आमजन को क्या चाहिए। बताइए कितनी अच्छी बात कही राजेश बोयत ने कि 70 साल में बहुत कुछ हुआ है, लेकिन वो नहीं हुआ है जो होना चाहिए। मतलब इनकी इस सारी बात में ये लाइन जो है बिल्कुल दिल से लगती है। और यह समस्या सिर्फ एक वार्ड 23 की नहीं है, यह समस्या लगभग पूरे देश की है, यह समस्या हर समाज की, हर वर्ग की है। 70 साल में बहुत कुछ दिया है आने जाने वाले सरकारों और जनप्रतिनिधियों ने, लेकिन उतना नहीं दिया है जितना होना चाहिए। मैं इसीलिए हमारे शो के माध्यम से यह अपील करता हूँ, हर अपने एपिसोड में अपील मैं करता हूँ कि आप जो है आने वाले समय में ऐसे लोगों को मौका दीजिए जो लोग वाकई जो लोग वाकई कुछ करना चाहते हैं और दरअसल बदलाव के इच्छुक हैं। राजेश बोयत सिर्फ एक दावेदार नहीं है, एक एग्जाम्पल है ऐसे व्यक्तित्व का जिन्होंने 5 पार्षद दिए हैं, 5 पार्षद 25 साल में 5 पार्षदों के लिए काम किया है, सैकड़ों एमएलए के लिए काम किया है, लेकिन कभी भी खुद उनको जाजम से उठकर प्रतिनिधित्व करने का मौका नहीं मिला। तो राजेश जी, इसके अलावा आप हमें बताइए, आपका विजन आप बताइए। आप अपने वार्ड को, आपने मुझे कहा कि हम इसको शहरी क्षेत्र की तरह विकसित करेंगे, गांव या पिछड़ा इलाका नहीं दिखेगा, वहाँ पे पट्टे वट्टे हैं लोगों के पास, यहाँ उसमें भी वन विभाग समस्याएं हैं अभी तक आपके वार्ड में? इसमें पहले तो ये था कि यूआईटी के अंदर में आता था, फिर यूआईटी से निकल के निगम के अधीन हो गया, निगम के अधीन। अब ये निगम और यूआईटी का जो फासला वो तो हुआ है कम। अब कारण ये है कि वो एरिया के अंदर में जैसे सांसी समुदाय आ जाता है, वाल्मीकि समाज आ जाता है, जटिया समाज आ जाता है, और राधा स्वामी पे कुछ सिंधी समाज आ जाता है, भगवानगंज में कोली समाज आता है, ये मिक्स जातियों का मिश्रण है। अब इस मिक्स जातियों के मिश्रण में कई छोटी छोटी विवाद होते रहते हैं, छोटी छोटी जगहों में काम नहीं होता है। अब कारण ये होता है कि काम
होने के लिए जो करना चाहिए ना, वो काम नहीं हो पाता है। आदमी को आमदन में क्या चाहिए, वो घर से जब निकले तो उसको सड़क साफ सुथरी चाहिए, खड्डे नहीं है, उसके घर के पास से नाली निकल रही है वो साफ सुथरी सब चाहिए। मिनिमम से क्या होता है सर, छोटा सा मैं आपका समझ लूंगा, पार्षद जो होता है ना वो इजी लॉबी होता है, इतनी इजी लॉबी होता है कि दरवाजा खटखटाओ पार्षद आ जाए। आम जन से उसको मिलने के लिए कोई समस्या का समाधान नहीं है। पर होता क्या है कि जब वो पार्षद जब चुनाव लड़ने जाता है तब तो इजी बंद हो जाता है, और बनने के बाद क्या हो जाता है कि थोड़ा सा उसमें बिहेव किया जाए। इससे क्या हो जाता है कि 5 साल के अंदर में वो पार्षद और कार्यकर्ता और आमजन के बीच में कुछ दूरियां खड़ी हो जाती है, जिससे वो काम नहीं हो पाता। मेरा जो विजन ये होगा कि मैं वार्ड को वार्ड नहीं समझूंगा, मेरा परिवार समझूंगा। अगर मैं मेरे परिवार में रहूंगा तो उसके दुख सुख में, जरण मरण परण हरण करण में जब मैं जाऊंगा, एक कार्यकर्ता को साहब अगर एक उसका बड़ा लीडर जिससे वो उम्मीद करता है उसके उस सामाजिक प्रोग्राम में मरण जरण परण में शामिल हो जाता है तो सर उसका मनोबल बढ़ जाता है, वो खुश हो जाता है कि जिसको मैंने वोट दिया वो मेरे इस दुख सुख में शामिल है। ये कमी है अक्सर, क्योंकि ये लीडरशिप नहीं हो पाती। लीडरशिप तो हो जाती है पर वो आमजन के ये करीब नहीं पहुंच पाता। मेरा विजन ये होगा कि मैं आमजन के करीब रहूं। उनको ये लगना चाहिए कि पार्षद कि मैं घर जाऊंगा तो ये नहीं कि सुबह शाम में, उनको ये होना चाहिए कि पार्षद तो हमारे वार्ड में रहता, हमारे घर में रहता, हमारे पास रहता, उसको घूमने की जरूरत है, फोन करो आ जाएगा। तो सर मेरा विजन बहुत है, इतना है कि क्षेत्र के अंदर में सफाई माकूल व्यवस्था करा। दूसरा सेकंड, अब फरीदाबाद क्षेत्र के अंदर में अब वो बसावट में आ गया, अब वहां से उसको उतर के आने के लिए भगवानगंज अजय नगर पे रोड पे आना पड़ता है, जब उसको टेम्पो और बसों की सुविधा मिलती है। रहा सवाल वहाँ एक सरकारी डिस्पेंसरी की आवश्यकता है, क्योंकि एरिया बढ़ रहा है तो एक सरकारी डिस्पेंसरी होना चाहिए। वहाँ पे बस टेम्पो इनकी व्यवस्था सुधरनी चाहिए ताकि वहाँ से आमजन को इजी वे में मिले। दूसरी बात वहाँ प्राइमरी स्कूल होना चाहिए। दूसरी बात वहाँ पे जो यूआईटी के द्वारा जो मकान बने जिनको आवंटित हुए उनको और बना के आवंटित कराया जाए ताकि शहरीकरण बसे। मैं एक माध्यम कहना चाहूँगा कि सर एससी और एसटी वर्ग को बसाने में सन 1972 में माननीय आदरणीय इंदिरा गांधी जी ने वो अपना योगदान दिया था कि जब ये एससी वर्ग जंगल और गांव में आदिवासी की भूमिका निभाता था तो उन्होंने पट्टे वितरित करके उन्होंने शहरीकरण में आकर बसाया और लोगों को जमीनें आवंटित करी कि आप आओ और यहाँ बसो। इसी कारण से आज बड़ी बड़ी वाल्मीकि बस्ती, बड़ी बड़ी सांसी बस्ती, बड़ी बड़ी कोली बस्ती बसी, उसका एग्जाम्पल है वो बस्ती वो शहरीकरण में आई है। तो मेरा विजन ये होगा कि इनके नक्शे पट्टे से संबंधित इनकी सारी मूलभूत सुविधा जो चाहिए, लाइट चाहिए रात को समय को, वहां पे चोरी चकारी का धर नहीं हो, पुलिस प्रशासन की चौकस मुस्तैदी रहे, सफाई व्यवस्था का 24 घंटे में जो एक 6 घंटे 8 घंटे जो माफक सुविधा वो उसको पूरे मिले, डोर टू डोर उसके घर जावे। दूसरी बात मेरे जैसे पार्षद अगर मैं बनता हूँ जनता के सहयोग से तो मेरी उपस्थिति रहे कि सुबह और शाम मेरी वहां पे मौजूदगी रहे और उसके हर काम में मेरी उपस्थिति दर्ज हो, चाहे दुख का हो, चाहे सुख का हो, चाहे खुशी का हो, चाहे। अच्छी बात है। अब आप मुझे एक चीज़ बताइए राजेश जी, लोगों ने आपको सुना है, लोगों तक आपकी बात पहुंच भी रही है ना। मैं एक चीज़ आपसे और स्पष्ट पूछना चाहूँगा, आपने इतने 25 साल देने के बाद अब निर्णय लिया है चुनाव लड़ने का, है ना। आपको कल पार्टी टिकट दे देगी तो आप चुनाव लड़ोगी, है ना। और हम चाहेंगे आप जैसा जिम्मेदार और संभ्रांत इंसान पहुँचे, संवेदनशील इंसान पहुँचे नगर निगम में। लेकिन सपोज पार्टी ने आपको इस बार टिकट नहीं दिया तो आपका क्या स्टेप रहेगा? सर इस बात के लिए मैं आपसे खुल के कहना चाहता हूँ, होता क्या है कि आप संगठन में काम करते हैं, संगठन में काम करते करते आपके मित्रों दोस्तों साथी लोगों के द्वारा कह देते हैं कि आप प्रयास करें, पर आपके पास न विजन होता है, न आपके पास कोई ऐसी समझ होती है कि पार्षद बनने का मुझे करना। दूसरी बात ये होती है कि आपके पास वो माहौल होना चाहिए, आपका चेहरा होना चाहिए। भाई नेता भी तो आदमी लगे कि नेता है, ये चुनाव लड़ सकता है, इसमें वो क्वालिटी है, ये जानता है। नियम से पद की जरूरत नहीं सर, अगर नियम आम आदमी भी जान लेगा तो प्रशासन से लड़ लेगा और सारे काम करा लेगा। पर पार्षद लोग भी एक संविधान के द्वारा बने गए कि आमदन से नियम के तहत में जो काम है पार्षद लोग से। मैंने लेट होने का सबसे बड़ा मेरा कारण था कि मैं अपने आप को एक स्थापित करना चाहता था कि मैं यार नेता तो लगूं। दूसरी बात मुझे हर वर्ग जाने, जैसे कांग्रेस पार्टी कहा जाता है कि 36 कौम की संगठन है, तो मैं चाहता था कि 36 कौमों तक लोगों तक जाऊं और राजेश कुमार बोयत का अगर कोई नाम ले तो ये नहीं बोले कि यार ये है कौन,
लोगों को लगना चाहिए राजेश कुमार गोयल जी अरे बहुत अच्छा, हम इनको चुनाव लड़ाएंगे। इस पीरियड में मैंने 25 साल, मेरी आज 44 साल की एज है, मैं जो चुनाव लड़ने जा रहा हूँ सर वो अनुभव से चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। संगठन में कर्मठ कार्यकर्ता की तरफ से मैंने काम में कभी कमी नहीं करी, ना भविष्य में काम करूंगा और संगठन के साथ जीवित रहूंगा। एक वाक्य और कहना चाहूंगा कि सर लोगों ने कांग्रेस पार्टी को चुना है, मुझे विरासत में मिला है। हमने जो हम ऐसी कैंडिडेट के लोगों में आते हैं, ऐसे लोगों में आते हैं, हमें तो कांग्रेस, हम तो रीढ़ की हड्डी है, हमें तो कांग्रेस, हमने यार को ये चुनी थोड़ी कि हम कांग्रेस में जाएंगे, बीजेपी में जाएंगे, हरियाणा में जाएंगे। हमारे को तो जन्मजात से मिले, क्योंकि हमारे पूर्व बुजुर्गगण हमें ये बोलते गए कि बेटा अगर हम लोग मर जाएं तो जो हमारा जो काम है, चाहे हमारी सरकारी नौकरी कुछ भी तो वो करना, नहीं तो वोट तो तुम कांग्रेस को ही देना है। तो कांग्रेस पार्टी तो सर हमारी विरासत है, हमारी पार्टी हमारी माँ है। मैं जो चीज़ कह रहा हूँ आप उस चीज़ पे आइए। मैं कह रहा हूँ कि आपको इसी कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया तो आप क्या करोगे? सर अगर कांग्रेस पार्टी ने मुझे अगर टिकट नहीं दिया, उनको लगा संगठन को कि मेरे में अभी वो लायकता नहीं है, कमी है, तो मैं संगठन के लिए 5 साल और अच्छी मेहनत करूंगा, फिर पूरे प्रयास से, दम से और अधिकार से टिकट लेकर आऊंगा। चलिए, ये बात बताती है कि कांग्रेस के लिए राजेश जी का जो कमिटमेंट है वो रहेगा, चाहे पार्टी टिकट दे या ना दे, ये काम कांग्रेस के साथ ही करेंगे। तो मैं भी अपनी तरफ से संगठन, कांग्रेस संगठन में या जिम्मेदार लोगों तक अगर इनकी बात पहुंच रही है, हमारा शो अगर वो देख रहे हैं, तो ये अपील करूंगा कि 25 साल देने के बाद कम से कम राजेश बोयत को ये मौका मिलना ज़रूर चाहिए, ताकि यह अपनी योग्यता सिद्ध कर सकें और लोगों का भला कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी हमारे साथ रहने के लिए। फिर किसी और दावेदार के साथ, फिर किसी और नए विजनरी के साथ। हाँ बोलिए 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 बोलिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय में 12 या 15 दिन तक दीपावली आ रही है। मैं सभी देश प्रदेश भारतवासी प्रत्येक जन से यही कहना चाहूँगा कि हेरोजन चैनल के माध्यम से आप आए। मैं साहब को बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ, पहले दिया था, अभी भी वापस दे रहा हूँ कि इन्होंने जो एक पीड़ा, एक लगन और हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को आगे लाने का जो काम करा है, मैं प्रत्येक उस कार्यकर्ता को कह रहा हूँ वो आए, इनसे संपर्क करें। इनकी सबसे बड़ी अच्छी बात है कि आज दुनिया के अंदर में बहुत सारी मीडिया हो गई है और उन्होंने पीसो का सिस्टम चालू कर दिया। इस पर कोई बुरा ना ही माने कोई मीडिया, पर मैं साहब का धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने निःशुल्क करा है और ये तारीफ के लायक है। मैं प्रत्येक जन से कहूँगा कि जो आप संगठन में जुड़े हैं या काम करना चाहते हैं, आप सर से मिले। ये बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, ये कांग्रेस से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और इन्होंने अपना समय 20 साल दिया है। मैं कांग्रेस से जुड़ा नहीं हूँ वो टाइम निकल गया राजेश जी। वो एक मजबूत सिपाही के तौर पे जी इन्होंने कहा और आज पत्रकारिता की भूमिका निभाई। और सबसे बड़ी बात है कि मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आप प्रत्येक व्यक्ति इनसे मिले और ये आपके बहुत अच्छे एक मददगार पे। चलिए, धन्यवाद राजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर किसी नई विजनरी के साथ, फिर किसी नए वार्ड, फिर किसी नए चेहरे के साथ मिलेंगे। फिलहाल सिर्फ इतना ही। जय श्री कृष्ण।